हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण के बारे में। तो आज हम लोग एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है उसके बारे में जानकारी करेंगे। त्वरण से रिलेटेड हर बातों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है ना। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो हालांकि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी कुछ ना कुछ जानकारी आपको प्रीवियस क्लासों में, यानी कि कहने का मतलब नाइन्थ में, पहले जो नाइन्थ क्लास में जो है त्वरण, वेग, स्पीड, इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी से है। एक्सेलरेशन यानी हमने अभी वेग पढ़ा था, तो वेग क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। उसी तरह से त्वरण भी आता है, एक्सेलरेशन, ये भी एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? यानी किसी कण के वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर यानी कि वेग किस रेट से, यानी समय के साथ कैसे बदल रहा है, किस दर से बदल रहा है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील कण के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। या हम उसी कहेंगे प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। एकांक समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, यूनिट टाइम में, यानी एकांक समय में, पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी एकांक समय में वेग में कितना चेंज हो रहा है, चेंजिंग आ रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण। और इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे जो है स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो वेग की तरह से कुछ नोटिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह एक सदिश राशि है, यानी यह क्या है? इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। और अभी आगे हम लोग वेग के प्रकार, त्वरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो उसमें पढ़ेंगे एक समान त्वरण, असमान यानी परिवर्ती त्वरण, ताक्षणिक त्वरण, औसत त्वरण। औसत त्वरण की डायरेक्शन, यानी त्वरण है सदिश राशि है तो डायरेक्शन होती है, किधर होती है। ताक्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे आगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड बातें, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, यानी कहा जाता है कि त्वरण में हो वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और समय का होता है सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या है? एसआई मात्र सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में क्या होता है कि जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में होता है, लंबाई सेंटीमीटर में होता है, समय सेकंड में होता है। बीमी सूत्र इसका होता है LT के पावर -2, यानी लंबाई में इसकी बीमा 1 होती है और समय में -2 होती है। तो बीमी सूत्र यह होता है। जिस तरह से विस्थापन, वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, उसी तरह से ये भी धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, क्योंकि त्वरण का रिलेशन कहीं ना कहीं विस्थापन और वेग से होता है, ठीक है ना। त्वरण का रिलेशन जो है आपको विस्थापन और वेग से ही मिलेगा, यानी कि वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, तो वेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण भी क्या हो सकता है? धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब बात आती है त्वरण के प्रकार। तो हम यहाँ पे दो बात करेंगे, अभी तो आगे। एक समान त्वरण। एक समान त्वरण कब कहा जाएगा? जब गतिशील कण के त्वरण का मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों नियत हो, यानी कि त्वरण का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा और उसकी जो डायरेक्शन है वो नहीं बदल रही है, तब हम लोग बोलेंगे कि वो एक समान त्वरण से, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई भी चीज गतिशील हो रही है, उसका जो त्वरण है वो पूरी यात्रा के दौरान जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। कब? जब उसका मैग्नीट्यूड और दिशा एक जैसी बनी हो, यानी कि जब गतिशील कण के त्वरण का परिमाण दिशा दोनों नियत रहे, तब कण का त्वरण एक समान त्वरण होता है। अब असमान त्वरण को हम लोग परिवर्ती त्वरण भी कहते हैं। परिवर्ती का त्वरण मतलब बदलने वाला त्वरण, उसी को असमान त्वरण भी कहते हैं, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब गतिशील कण का
परिमाण नियत बदलता रहे अथवा दिशा बदलता रहे अथवा दोनों बदले, यानी कि जब गतिशील करके त्वरण का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों परिवर्तित हो तब कण का त्वरण परिवर्ती त्वरण कहलाता है। तब कण का त्वरण क्या कहलाता है? परिवर्ती त्वरण होता है। यानी कि देखिए जो त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है, तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा और दिशा होगी, तो त्वरण परिवर्ती कहलाएगा अगर मैग्नीट्यूड केवल चेंज हो रहा है तब भी, अगर दिशा चेंज हो रही है तब भी, या दोनों साथ साथ बदल रहे हैं तब भी। ठीक है, यही स्थिति हूबहू किसमें थी? वेग में थी। ठीक है ना। तो इसका मतलब है किसी गतिशील के त्वरण का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण चेंज हो रहा हो अथवा उसकी दिशा बदल रही हो अथवा दोनों साथ साथ बदल रहे हो तो उसे नॉन यूनिफॉर्म परिवर्ती या असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। तो त्वरण को जो है हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे, चूंकि अब सदिश राशि है तो इसके ऊपर एक तीर लगा के इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग आगे दो प्रकार और पढ़ेंगे, जिसमें आएगा औसत त्वरण और फिर आएगा एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं औसत त्वरण क्या होता है, उसकी दिशा क्या होती है, और ताक्षणिक त्वरण क्या होता है, उसकी दिशा क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं औसत त्वरण, यानी कि एक तरह से तीसरा जो प्रकार है औसत त्वरण, फिर हम लोग चौथा पढ़ेंगे ताक्षणिक त्वरण। औसत त्वरण को हम लोग ए बी और ऊपर तीर का निशान लगाएंगे क्योंकि ये सदिश राशि ए बी का मतलब एवरेज, या कभी कभी हम लोग जो है ए लिख करके इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो क्योंकि तीर और बार दोनों लगाना होता है तो अच्छा नहीं है, इसीलिए हम इस तरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो औसत त्वरण मतलब है कि किसी कण के वेग में कितना परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने में लगे समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। यानी कि इसमें जो टाइम इंटरवल होता है वो बड़ा होता है, यानी बड़े टाइम इंटरवल में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कितने समय में वेग में परिवर्तन होता है तो समय से उसमें भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा औसत त्वरण। यानी किसी कण के वेग में परिवर्तन और उसमें लगे समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। तो जब कोई चीज़ औसत वाली बात होती है तो उसमें जो टाइम लिया जाता है थोड़ा लंबा लिया जाता है। ठीक है ना। लंबे टाइम का एक औसत ले लिया जाता है, एक मीन वैल्यू ले लिया जाता है। ठीक है ना। तो उसे औसत त्वरण कहते हैं। अभी हम लोगों ने औसत चाल, औसत वेग चीज़ें पढ़ा था, टाइम इंटरवल वहाँ क्या होता है, बड़ा। तो औसत त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग यानी कि v2 माइनस v1 बट अपॉन डेल्टा टी, या हम इसी को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब ये होता है t2 माइनस t1 या फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला होता है, इसे हम लोग कहते हैं औसत त्वरण। ठीक है। औसत त्वरण की जो दिशा होती है वो वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है। औसत त्वरण की जो दिशा होती है वो वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है, कि वेग में किस डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है उधर ही उसकी दिशा होती है। अब सपोज करिए कि ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं, चलिए औसत त्वरण को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसकी दिशा वेग में परिवर्तन दिशा के अनुदिश होती है। जैसे क्या है, तो दो वेक्टर यहाँ v2 माइनस v1, हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई गतिशील कण है, पहले v1 वेग से इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी डायरेक्शन बदल गई, यानी बदल करके उसका वेग तब v2 हो जाएगा, क्योंकि जब वेग की डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी उसमें परिवर्तन आता है या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो हमें इसमें अगर हमें परिवर्तन निकालना है तो निकालने के लिए हम वेक्टर का जो डिफरेंस होता है, सदिश अंतर का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके इनिशियल पॉइंट को एक जगह ले लेते हैं। इनिशियल पॉइंट को हमने क्या ले लिया, एक जगह ले लिया, इसके कह दिया v1 और इसको कह दिया v2। अब देखिए v2 माइनस v1 करेंगे तो उसका हम ये होगा इसका चेंज। अगर हम v2 माइनस v1 करते हैं तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी कि इधर, ये देखने के लिए हम एडिशन वाला रूल पहले फॉलो करते हैं। मान लेते हैं अगर हम इस डायरेक्शन में इसको लेते हैं, एडिशन वाला रूल फॉलो करें
तो चलिए देखिए, एक वेक्टर ये मान लेते हैं और इसका वेक्टर ये है, यानी कि पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु उसके अंतिम बिंदु से, और परिणामी जो होता है पहले के प्रारंभिक से दूसरे के अंतिम बिंदु के होता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि V2 और V1 हिसाब से अगर हम वेग में परिवर्तन निकालें तो हमें मिलता है ये। जबकि हमें वेग परिवर्तन होता है हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में होगा तो ये चीज पहला वेक्टर ये दूसरा मान के परिणामी मान सकते हैं। तो इसे अगर आप V1 कर दें, ये V2 कर दें, तो आराम से ये चीज आपको मिल जाएगी। तो देखिए, वेग परिवर्तन की डायरेक्शन किधर हुई, इधर, ठीक है ना। तो यही वाली जो डायरेक्शन होगी वो औसत त्वरण की क्या होगी, दिशा होगी। औसत त्वरण की क्या होगी, दिशा, इस डायरेक्शन, ऐसे यही औसत त्वरण की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। क्योंकि वेग में परिवर्तन की डायरेक्शन यही है, वेग में परिवर्तन की डायरेक्शन क्या है, यही है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि किसी गतिशील कण के लिए औसत त्वरण औसत वेग में कोई संबंध नहीं होता, यानी कि औसत त्वरण का औसत वेग से कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि औसत त्वरण का और औसत वेग का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। अब आगे आते हैं चौथा, तात्क्षणिक त्वरण, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस जो होता है उसमें टाइम जो होता है, जो डेल्टा टी होता है, वो बहुत एक्सटेंड टू जीरो, यानी कि बहुत छोटा होता है। जीरो तो नहीं होता है लेकिन जीरो के करीब होता है, जीरो तो नहीं होता है लेकिन जीरो के करीब होता है। तो जब इस फार्मूले में, यानी कि ये डेल्टा वी में डेल्टा टी में वाला फार्मूला जो अभी हमने एवरेज का पढ़ा था, इसमें अगर ये जीरो के करीब हो, यानी कि जीरो ना हो लेकिन जीरो के करीब होता है, यही जो है चेंज हो जाता है तात्क्षणिक त्वरण में। और इसको हम लोग डीवी या डीटी, डीवी मतलब सूक्ष्म परिवर्तन, डीटी मतलब सूक्ष्म परिवर्तन, मतलब किसी टाइम विशेष पर एक क्षण, किसी क्षण की बात करें पर उसका त्वरण क्या होगा, तो वही है किसी कण का किसी क्षण विशेष पे त्वरण उसका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। इस सूत्र में देखिए ये औसत त्वरण का है। यदि डेल्टा टी एक्सटेंड टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो ना हो, जीरो करीब हो, तो औसत त्वरण तात्क्षणिक त्वरण में बदल जाता है। यानी एक लिमिट अगर हम लेते हैं डेल्टा टी एक्सटेंड टू जीरो, तो डेल्टा वी डेल्टा टी इसमें बदल जाता है। और इसे गणित की भाषा में कहा जाए, डिफरेंशियल में, गणित में, तो हम इसे कहेंगे कि यह जो है टाइम के सापेक्ष, यानी यह वेग का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन कहलाता है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेग का समय के साथ प्रथम अवकलन। और इसे हल करने का भी एक फार्मूला होता है, जिसको हम लोग एक वीडियो, अगले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से फार्मूले होते हैं और अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि जो लोग मैथ्स नहीं लिए हैं, जो लोग बायो ग्रुप के होंगे, उनके लिए थोड़ा सा आसान नहीं होगा समझना। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, डीवी डीटी क्या होता है, समाकलन अवकलन क्या होता है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है। हालांकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रथम अवकलन। अब देखिए इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सूत्र हो गया। अब v की जगह हम ds बाई डी टी, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, v को हम लोग लिखते हैं ds बाई डी टी, यानी कि ये विस्थापन का प्रथम अवकलन। अब फिर टाइम के साथ इसका एक बार और अवकलन कर दिया जाए तो ये कहलाएगा, अब ये बन जाएगा ये, तो इसे हम लोग कहेंगे विस्थापन का समय के सापेक्ष द्वितीय अवकलन के तुल्य होता है। इसको बोलते हैं d2s अपॉन डी टी स्क्वायर, d2s अपॉन डी टी स्क्वायर। ये मतलब क्या हुआ कि यह विस्थापन का समय के सापेक्ष द्वितीय अवकलन होता है और वो त्वरण के बराबर होता है। इसे क्या कहेंगे, यह वेग का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन के तुल्य होता है, तो उसको हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। और इसे हल करने का एक फार्मूला
बताया गया है, बनाया गया है गणित में, उसको क्या क्या फार्मूला होता है उसको बताया जाएगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। ठीक है ना। अब रही बात इसका जो है दिशा क्या होती है, ताक्षणिक त्वरण की दिशा क्या होती है। तो ताक्षणिक त्वरण की जो दिशा होती है वो बल के अनुदिश होती है। यानी कि कोई हालांकि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं बल के कारण ही किसी वस्तु में गति होती है, त्वरण उत्पन्न होता है, बिना बल के त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन हम इस पूरे चैप्टर में बल का कहीं भी हम लोग बल का जो है कहीं हम लोग उल्लेख नहीं करेंगे ना, बल का ध्यान नहीं देंगे, केवल गति के कारणों का ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ गति में हम लोग इसके पैरामीटर क्या पढ़ रहे हैं, स्पीड, वेग और एक्सेलरेशन, विस्थापन, दूरी, ये सब पैरामीटर जिसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो देखिए इसकी जो डायरेक्शन होती है यानी कि ताक्षणिक त्वरण की जो दिशा होती है वो बल के अनुदिश होती है। यानी हम बोलेंगे ताक्षणिक त्वरण की दिशा जो होती है वो बल के क्या होती है, अनुदिश होती है। ठीक है ना। तो बल के अनुदिश का मतलब होता है कि त्वरण की जो डायरेक्शन होती है, रिजल्टेंट त्वरण की जो डायरेक्शन होती है उधर ही होती है जिधर बल की डायरेक्शन होती है। जिधर क्या होती है, बल की डायरेक्शन होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर सोचें तो कोई अगर चीज है वो अगर वृत्ताकार पथ पे मूव कर रहा है तो उसकी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, यानी चाल यानी कि वेग का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो इसलिए वेग की दिशा बदलने से वेग में परिवर्तन होता है तो वो उसमें त्वरण भी उत्पन्न होता है, तो ये गति त्वरित गति होती है। तो ये इस पे एक ऑलवेज एक फोर्स लगता है, क्योंकि बिना फोर्स के ये वृत्ति पथ पे गति कर ही नहीं सकता, बिना फोर्स के ये वृत्ति पथ पे चल ही नहीं सकता। यानी कोई फोर्स होगा जो बार बार इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो वो उसको हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है इधर, और जो त्वरण उत्पन्न होता है यानी जिसको अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं उसकी भी डायरेक्शन तब किधर होगी, इसी बल की दिशा में। जो अभिकेंद्री त्वरण उत्पन्न होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, वो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी, क्योंकि जो बल की डायरेक्शन होती है इधर तो इसकी भी डायरेक्शन इसकी इधर होती है तो इसकी भी डायरेक्शन इधर, क्योंकि त्वरण की डायरेक्शन हमेशा उधर ही होती है जिधर बल की डायरेक्शन होती है। ठीक है ना। ठीक। और औसत त्वरण का सीधी सीधी बात है कि जिधर वेग में परिवर्तन की जिधर हो रहा है, जिधर वेग के परिवर्तन का डायरेक्शन होगा उधर ही औसत त्वरण की डायरेक्शन होगी। तो जैसी बात है कि वेग में परिवर्तन अगर हम निकालें, इधर v1 है v2 है, तो देखेंगे कि वेग में परिवर्तन की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो वेग में परिवर्तन का डायरेक्शन जो होगा वो त्वरण का डायरेक्शन होता है औसत, और वही बल का भी डायरेक्शन होता है। ठीक है ना। तो ये जो है इसकी जो दिशा होती है वो बल के अनुदिश होती है। ठीक। चलिए त्वरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करके वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बात करते हैं त्वरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कोई खास नहीं है लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को जानकारी जरूर है। धनात्मक त्वरण का मतलब होता है कि अभी हमने पढ़ा था नोट में कि त्वरण जो है धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। धनात्मक त्वरण का मतलब होता है कि जो गतिशील कण का जो वेग है वो समय के साथ बढ़ रहा होता है, समय के साथ क्या होता है, वो बढ़ रहा होता है। शून्य त्वरण का तात्पर्य होता है कि जो गतिशील कण का वेग होता है वो समय के साथ नियत होता है, यानी कि उसका फाइनल और इनिशियल वेग सेम होता है, तो त्वरण 0 आएगा। ऋणात्मक त्वरण का मतलब ये होता है कि गतिशील कण का जो वेग होता है वो लगातार समय के साथ घट रहा होता है, तो इसे ऋणात्मक त्वरण होता है। यानी इसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण को इस तरह से दिखाएंगे और धनात्मक त्वरण को ऐसे। ठीक है ना। दूसरी बात है गतिशील कण के ताक्षणिक वेग की दिशा और त्वरण की दिशा में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इन वेग जो ताक्षणिक वेग होता है उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है और त्वरण की डायरेक्शन कुछ और होती है।
जैसे अगर ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ कोई है ये मान लीजिए, तो अगर हम ताक्षणिक वेग की डायरेक्शन देखें तो इस डायरेक्शन यानी पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है ना, पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, ठीक, वो ताक्षणिक वेग होता है। और त्वरण की दिशा जो होता है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है गतिशील कण के ताक्षणिक वेग की दिशा और त्वरण की दिशा में कोई संबंध, रिलेशन नहीं होता है। और हमने अभी बताया है कि औसत वेग और औसत त्वरण में कोई संबंध भी नहीं होता है, अभी पीछे हमने ये भी पढ़ा है। तीसरी चीज अगर है या लिखना नहीं है कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो कण का जो वेग का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरित गति। तो इसलिए जो वृत्तीय गति होती है वो हमेशा त्वरित गति होती है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हम ये समाप्त करते हैं, और इससे रिलेटेड आगे के वीडियो लेक्चर में हम समाकलन अवकलन के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर हम गति के समीकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पेशली जो है त्वरण से रिलेटेड संबंधित बात के बारे में बात किया हमने कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का मात्रक क्या होता है, कौन सी राशि होती है, त्वरण का प्रकार के बारे में हम लोग ने पढ़ा, और त्वरण से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसके बारे में हम लोगों ने समझा और जाना, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।